अस्सलाम वालेकुम। मई 2025 में अमरीकी सदर कतर गए तो कतरी अमीर तमीम बिन हमद आल सानी ने कतर की तरफ से अमरीका में 1200 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया। ये सरमायाकारी दरअसल मुख्तलिफ अमरीकी कंपनियों से जहाज़ों और जदीद तरीन असलहे की खरीदारी की सूरत में थी। कतर से पहले सऊदी अरब में अमरीकी सदर को 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी मिली। मशरक़ वुस्ता के इसी दौरे के दौरान अमरीकी सदर अबू धाबी गए तो वहाँ से उन्होंने 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी हासिल की। यूँ 13 से 16 मई 2025 के इस 4 रोज़ा दौरे के दौरान अमरीका ने 2000 अरब डॉलर अपनी मईशत के लिए हासिल कर लिए। ये रकम पाकिस्तान की सालाना मजमूई कौमी पैदावार से 5 गुना ज़्यादा है। अमरीका को मिलने वाला ये सरमाया दरअसल उस तहफ़्फ़ुज़ का मुआवजा है जो इन मुल्कों को फराहम किया जाता है। बिलखुसूस कतर में अल अदीद एयरबेस अमरीका का मशरक़ वुस्ता में सबसे बड़ा अड्डा है। इस अड्डे की इब्तदाई तामीर से लेकर इसकी देख रेख, ईंधन, अमरीकी बहरी जहाज़ों के लिए ईंधन और दीगर ज़रूरियात कतर ही पूरी कर रहा है। इसी वजह से कतर दुनिया में अमरीका से असलहा ख़रीदने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीदने वाला मुल्क है। आलमी सियासत में कतर को मशरक़ वुस्ता का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। पिछले 25 बरसों में इस मुल्क ने ख़ुद को गैर जानिबदार रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। इसी वजह से कतर ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया के सभी तनाज़ात के हल के लिए अपनी खिदमात पेश करता रहा है। सूडान में जंग बंदी, लबनान का सियासी बहरान, यमन का तनाज़ात, तालिबान अमरीका मुज़ाकरात, यूक्रेन के शहरियों की रूस से वापसी और इराक़ में सहाफ़ियों के अगवा जैसे बैनुल-अक़वामी मामलात में कतर ने अहम किरदार अदा किया। 9 सितंबर 2025 तक कतर ही इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का मेज़बान था और गज़ा में जंग बंदी के लिए इंतहाई कोशिश कर रहा था। इन कोशिशों में अमरीका बाकायदा तौर पर शरीक था और कई तजावीज़ मुरतब करके कतर के ज़रिए हमास तक पहुँचा रहा था। ये सिलसिला पिछले कई महीने से जारी था और दुनिया को उम्मीद थी कि कतर में होने वाली बातचीत के बाद गज़ा में इसराइली जारहियत रुक जाएगी। ये उम्मीद 9 सितंबर को उस वक्त ख़त्म हुई जब हमास के सरकर्दा लोग कतर के दारुल हुकूमत दोहा के एक मकान में मुशावरत कर रहे थे और इसराइल ने उन पर मिसाइल दाग दिया। इस हमले में जाँ बहक होने वालों की तादाद के बारे में हतमी मालूमात नहीं है, लेकिन हमास के कम अज़ कम 5 अहम लोगों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने इस हमले के बाद बताया कि हमले के 10 मिनट बाद अमरीका ने इत्तला दी थी कि यह मिसाइल इसराइल की तरफ से आया है। इसराइल ने कहा कि इस हमले से पहले अमरीका को इत्मीनान में लिया गया था और अमरीका ने इस हमले पर तासुफ का इजहार करते हुए आइंदा ऐसा ना होने का यकीन दिलाया। यके बाद दीगरे आने वाले ये तीनों बयानात बता रहे हैं कि कतर को इस हमले का पेशगी कोई इल्म नहीं था, अलबत्ता अमरीका को था। अमरीका ने कतर के साथ गहरी दोस्ती के बावजूद इस हमले को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे होने दिया। इसके बाद अफसोस का इजहार महज अश्कशोई है जिसकी आलमी सियासत में कोई हैसियत नहीं। अमरीका ने अपने करीबी दोस्त कतर के साथ इसराइली हमले के ज़रिए जो सलूक किया है वो कोई नई बात नहीं। 2011 में ये पाकिस्तान के साथ भी हो चुका है। उस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमरीका का करीब तरीन हलीफ था, लेकिन मई 2011 में उसामा बिन लादन को मारने के लिए पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर एबटाबाद में ऑपरेशन किया गया और बाद में कह दिया गया कि मजबूरी में करना पड़ा। इसके बाद 26 नवंबर 2011 को अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर सलाला पोस्ट पर फ़िज़ाई हमला करके पाकिस्तान के 24 फ़ौजी शहीद कर दिए थे। उस पर भी जून 2012 में रस्मी माजरत करके बात रफा दफा कर दी गई। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले किए जाते रहे और एहतजाज के बावजूद रोके नहीं गए। अब यही कुछ कतर के साथ हुआ है। अमरीका ने एक बार फिर साबित किया है कि वो अपनी तरजीहात के मुकाबले में किसी भी दूसरे मुल्क के मफाद, खुद मुख्तारी या जुग़राफियाई सालमियत का ख्याल नहीं रखता।
خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح امریکہ کے تحفظ میں اسرائیل کو ہر طرف حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ ملی ہے، اس کی وجہ سے وہ عالمی نظام خطرے میں پڑ گیا ہے جو پچھلے 80 برس سے دنیا میں بڑی جنگوں کو روکے ہوئے تھا۔ اس نظام کے تحت امریکہ نے عملاً ان سبھی ملکوں کی سالمیت کی ضمانت دے رکھی تھی جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں یورپ اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا کردار محافظ سے بڑھ کر ساہوکار کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ نے تجارتی توازن، مالیاتی خسارے اور معدنیات پر توجہ مبذول کر کے دنیا میں ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں ہر طاقتور کو کمزور پر چڑھائی کرنے کی چھوٹ مل گئی ہے۔ عالمی سیاست میں اصولوں کی مکمل پاسداری تو کبھی بھی نہیں رہی، لیکن صدر ٹرمپ نے امریکہ کو منافع بخش ملک بنانے کی جو روایت شروع کی ہے وہ پوری دنیا کو غیر مستحکم کیے دے رہی ہے۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ پر اعتماد اب جلد بحال نہیں ہوگا، اور ایسے میں شاید سبھی عرب ملک امریکی بھروسے پر جو کچھ کر رہے تھے نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان میں بھی پچھلے 3 ماہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بھروسے پر بہت کچھ ہوا ہے، کئی امیدیں بندھی ہیں اور خیالات کے کئی قلعے تعمیر ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اندرونی سیاست بھی ان تعلقات سے متاثر ہوئی ہے۔ اس سب کچھ کے دوران بھی پاکستان میں کافی لوگ بتا رہے تھے کہ جس تیزی سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو پذیرائی بخشی ہے اس کی وجہ بھارت پر دباؤ ڈال کر واپس اپنے حلقے میں لانا ہے۔ اب یہ ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی وقت کے حساب سے 9 ستمبر کو بھارتی وزیر اعظم سے گفتگو کی خواہش ظاہر کر دی ہے، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ملک بتا رہے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں دونوں کے درمیان تجارتی معاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اس پیش رفت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں بھی دوست بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شکریہ۔